सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा लीनियर इक्वेशन। क्या होती है लीनियर इक्वेशन? हेडिंग डालो लीनियर इक्वेशन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर इक्वेशन लिखा। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन आपको दो दी गई होंगी, दोनों को सॉल्व करने की टेक्निक बताई जाए। तो यहाँ लीनियर इक्वेशन लिख लिया भैया, लिखिए भैया। इफ a form ax plus by plus c is equal to 0, if a form ax plus by plus c is equal to 0, where a comma b comma c belongs to R, where a comma b comma c belongs to R and a does not equal to 0, b does not equal to 0, a does not equal to, ये लिखा है बिलोंग ये लिखा है, ई बना देना है। बिलोंग मतलब संबंधित होना। ठीक है, ठीक है। a कामा b कामा c बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर। ठीक है, ब्रैकेट में a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0, form of equation is called linear equation, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा 4x प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0। हिंदी में लिखिएगा एक ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये लिखा हुआ है बोर्ड में। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ a कॉमा b कॉमा c संबंधित है वास्तविक संख्या से। ऐसे लिखना है बिलोंग्स टू r, इसका मतलब होता है संबंधित होना। r का मतलब रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से। तो a कामा b कामा c बिलोंग्स टू r, ब्रैकेट a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0। a का मान भी 0 नहीं होगा, b का मान भी 0 नहीं होगा। ठीक, देख लिया। के रूप का समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। के रूप का समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4x प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ जनरल फॉर्म ये होता है, रैखिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म यही होता है। क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब इसमें कह रहा है a b c कौन से नंबर होने चाहिए? रियल। अब रियल नंबर मालूम होना चाहिए। क्या होता है रियल नंबर? पता है ना रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर के बारे में लिखिएगा, अ सेट ऑफ रियल नंबर इज इंक्लूडेड नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, नेगेटिव इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, एंड इवन नंबर, ऑड नंबर, मल्टीपल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, दैट्स इट। ठीक, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें सारे नंबर आते हैं, चाहे प्राकृतिक संख्या हो चाहे पूर्णांक संख्या हो। 12 आते हैं? नहीं 12 नहीं, जितने भी हैं सब आते हैं। ठीक है, 12 तो हमने लिख दिया, और भी लिखना चाहो लिख सकते हो। 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल, चाहे लिख दो। ठीक है, यहाँ देखो रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर में आपको प्राकृतिक संख्या आती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर पूर्णांक संख्या आती है। ठीक है, पूर्ण संख्या बोलते हैं इसको, होल नंबर पूर्ण संख्या। आई मतलब इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्यू मतलब रेशनल नंबर परिमेय संख्या। आई आर का मतलब इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ई का मतलब इवन नंबर सम संख्या।
O का मतलब ऑड नंबर विषम संख्या, M का मतलब मल्टीपल यानी गुणज संख्या, P का मतलब प्राइम यानी अभाज्य संख्या, ठीक है, और कोफैक्टर मतलब हो गया अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या हो गई, ठीक है, कोफैक्टर मतलब हो गया भाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, ठीक है, सारे नंबर होने का मतलब यहाँ पर आपका -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, या a का मान -1/2 हो सकता है, या √3 हो सकता है, √5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब r में आता क्या नहीं है, c नहीं आता, c कभी r पे नहीं आता। c को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या डिनोट करते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, ठीक है। सम्मिश्र संख्या का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, x + i y, जहाँ पर x और y क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, लेकिन ये i क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी मतलब क्या होता है, काल्पनिक संख्या, जिसे सिर्फ कल्पना में दिया जा सके। इस वजह से r के अंदर ये काल्पनिक संख्या नहीं आती, क्योंकि r को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक, जो वास्तव में हो, है ना, और आई को क्या बोलते हैं, काल्पनिक, जो वास्तव में ना हो, तो ये कभी इसके अंदर नहीं आता। बाकी सारे नंबर आर पर आ जाते हैं, ठीक है। हाँ सब आ जाए, खाली सी छोड़ के सब आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीखना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन क्या बताएंगे, इफ द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 वेयर a b c क्या होना चाहिए, r को बिलोंग करना चाहिए। अब r के अंदर आपको नेचुरल को भी बिलोंग कर सकता है, होल को भी बिलोंग कर सकता है, किसी को भी बिलोंग कर सकता है ना। हमने r लिख दिया, r का मतलब इसमें प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है ना, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, परिमेय संख्या, कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया, जबकि a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, b का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर a का मान 0 हो गया, b का मान 0 है, दैट इज अगर यहाँ पे a का मान 0 रख दें और b का मान 0 दे तो बचे कितना, c। तो क्या यहाँ पे कोई वेरिएबल बचा, क्या यहाँ पे x और y बचा, नहीं बचा। जब x और y ही नहीं बचेगा, जब कोई वेरिएबल ही नहीं बचेगा, तो लीनियर कहाँ से बनेगा, ठीक है। इसलिए लीनियर होने के लिए आपको वेरिएबल होने चाहिए, और कितने वेरिएबल के हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, 2 वेरिएबल का, यानी यहाँ पे 2 वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। और लीनियर का मतलब हमने बताया था, लीनियर का जो मीन मतलब होता है जिसकी पावर कितनी हो, 1, मतलब ऐसा वेरिएबल जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1, उसको बोलते हैं लीनियर। समझ में आया। यहाँ पे देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी मानोगी, 1, और y की मैक्सिमम पावर क्या मानोगी, 1। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, एक्स वाई। यहाँ पे एक्स वाई क्या हो गया, वेरिएबल। याद रखिएगा, एक्स और वाई हमारा हो गया वेरिएबल, ठीक है। लेकिन ए बी सी क्या है, नंबर, तभी तो रियल नंबर को डिनोट कर रहे हैं। क्या रियल नंबर, किसी नंबर पर कोई वेरिएबल आता है, नहीं आता। नंबर पे नंबर आते हैं 1 2 3 4 क्या कभी एक्स वाई जेड आता है नंबर में, नहीं आता ना। क्या चीज, क्या एक्स वाई में बता रहा हूँ, वेरिएबल है बेटा, प्लेन होता है, प्लेन, ये होता है प्लेन, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, 2 डायमेंशन होता है। आप कोई भी चीज अगर रिप्रेजेंट करोगे तो इसी प्लेन के अंदर आएगा ना। इसलिए एक बार क्या, उस प्लेन का एक पॉइंट किस में जाएगा, एक्स में, और दूसरा वाला वाई में। इसलिए यहाँ लिखने में क्या था, एक्स आएगा, वाई आएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स और वाई है। यहाँ पे जो चर है वो क्या है, एक्स और वाई, तो वो चर लिखा हुआ है, चर क्या है, एक्स और वाई। और जो कांस्टेंट है, जो अचर है, वो क्या है, ए बी सी। वो अचर किसको डिनोट कर रहे हैं, वास्तविक संख्या को, रियल नंबर लाइन, ठीक है। आगे लिखिए, नेक्स्ट आपको लिखना है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, हाँ, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, दो हेडिंग है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, दो चर वाले युग्मपात रैखिक समीकरण, दो चर वाले युग्मपात रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लिख लिया, या टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। देखिए हिंदी में लिखे पहले, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर, दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर, दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर
प्राप्त समीकरण को दो चर रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। दो चर रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ऊपर हेडिंग क्या डाली थी इंग्लिश में क्या? टू वेरिएबल लीनियर पेयर लिख देना, आगे पेयर, इक्वेशन पेयर लिखिएगा आप लोग। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन टेक टुगेदर, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन टेक टुगेदर, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन टेक टुगेदर, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन टेक टुगेदर so this pair is called two variable linear equation pair. So this pair is called two variable linear equation pair. This equation is called two variable linear equation pair. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 3। ये देखो लीनियर पेयर इक्वेशन हो गई। यहाँ पे दो, एक लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन। इन पेयरों को क्या बोलेंगे? दो रैखिक युग्मपात समीकरण। लिख लीजिए बड़ा अक्षर, दो युग्मपात समीकरणों, दो युग्मपात समीकरणों का हल, दो युग्मपात समीकरणों का हल। इंग्लिश में हेडिंग डालिएगा, सिम्युलेशन इक्वेशन ऑफ सॉल्विंग। लिखिएगा सिम्युलेशन, देखो मैं लिख देता हूँ। सिम्युलेशन स्पेलिंग है आपके SIMULTANEOUS। solution of system of two simulation equation. Simulation equation, solution of two simulation equation, दो युग्मपात समीकरणों का हल। तो लिखिएगा, लिखिएगा दो युग्मपात समीकरणों का हल, दो युग्मपात समीकरणों का हल कहलाता है यदि दो युग्मपात समीकरणों का हल कहलाता है यदि यह दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो। यदि यह दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो। दो युग्मपात समीकरणों का हल कहलाता है यदि यह दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो। लिखिएगा, इंग्लिश लिखिएगा, a pair of x and y, a pair of x and y, a pair of x and y which satisfy a pair of x and y which satisfy each of the equation which satisfy a pair of x and y which satisfy each of the equation in given two linear equation, in given two linear equation. This solution is called solution of two simulation equation. अब हेडिंग डालिएगा, संगत युग्म, कंसिस्टेंस सिस्टम, संगत युग्म, कंसिस्टेंट सिस्टम, संगत युग्म। लिखिएगा, रैखिक समीकरण
लिखिएगा रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म का संगत या अविरोधी, कंसिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं अविरोधी, ठीक है। कंसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं अविरोधी, ठीक है। तो लिखिएगा एक रैखिक समीकरण युग्म संगत या अविरोधी कहलाता है। एक रैखिक समीकरण युग्म संगत या अविरोधी कहलाता है यदि इसका हल संभव है, यदि इसका हल संभव है, यदि इसका हल संभव है। एक रैखिक समीकरण युग्म संगत या अविरोधी कहलाता है यदि इसका हल संभव है, अर्थात इसका कम से कम एक हल होगा, अर्थात इसका कम से कम एक हल होगा। लिखेंगे इंग्लिश में लिखिएगा इफ टू सब्स्टिट्यूशन लीनियर इक्वेशन, if two substitution linear equation is called consistent system, is called consistent system. If two substitution linear equation is called consistent system if and only if their equations solutions are possible, their equation solutions are possible, their equation solutions are possible, if and only if their equation solutions are possible, ठीक है। it means there have at least one solution, 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 ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा असंगत युग्म, इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, असंगत युग्म, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, असंगत युग्म, इनने बोलने का विरोधी, ठीक है। लिखिएगा एक रैखिक समीकरण युग्म असंगत कहलाता है। एक रैखिक समीकरण युग्म असंगत कहलाता है, एक रैखिक असंगत कहलाता है, एक रैखिक समीकरण युग्म असंगत कहलाता है यदि इसका कोई हल संभव ना हो, यदि इसका कोई हल संभव ना हो। तो लिखिएगा यदि इसका कोई हल संभव ना हो। If two simultaneous linear equation, if two simultaneous linear equation, if two simultaneous linear equation, if two simultaneous linear equation is called inconsistent system, is called inconsistent system. If two simultaneous linear equation is called inconsistent system if and only if there have no solution, if and only if there have not possible, there have no solution possible, there have no solution possible, there have no solution possible। लिखो कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, हेडिंग डालिएगा कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड ग्राफ, कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड ग्राफ, रैखिक समीकरण
की स्थिति व ग्राफ आलेखन की स्थिति व ग्राफ। तो पहले स्थिति लिखिएगा, तो लिखिएगा लेट कर लीजिएगा, लेट टू सम्यूटेशन लीनियर इक्वेशन आर, लेट टू सम्यूटेशन लीनियर इक्वेशन आर, दो रैखिक समीकरण युग्म। लेट कर लीजिएगा टू रैखिक समीकरण युग्म। पहला क्या लेट कर लिया हमने, L1 हमारी पहली लाइन है, इसकी इक्वेशन हमने क्या मान ली, ax1 प्लस by1 सॉरी ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू क्या मान ले 0, पहली लाइन। दूसरी लाइन बेटा ले रहा हूँ, दूसरी लाइन क्या ले लिया, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरी लाइन हो गई। टू सम्यूटेशन लीनियर इक्वेशन मैंने ले लिया, दो रैखिक समीकरण युग्म ले लिया। पहली लाइन आपने क्या ले ली, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी क्या ले ली, a2x प्लस b2y प्लस 0। ठीक है, अब कंडीशन लिखना है, पहली कंडीशन लिखो, इफ लाइन L1 एंड L2 इंटरसेप्ट ईच अदर, यदि दो रेखाएं L1 और L2, यदि L1 और L2 रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इफ line L1 and L2 intercept each other, ठीक है, तो इसका ग्राफ बना लीजिएगा। तो आप इंटरसेप्ट करेंगे तो ग्राफ बना रहे इसका, तो पहले वाले का ग्राफ बनाएंगे तो आप क्या बनेंगे, तो एक ये लाइन जा रही L1 और एक ये लाइन जा रही L2। देखो ये कहाँ पे काट रहे हैं, किसी पॉइंट पर काट रहे हैं ना, इस पॉइंट को हमने दे दिया नाम, इसको दे दिया P, इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, अल्फा कामा बीटा। अल्फा क्या है, x की वैल्यू, ठीक है, बीटा क्या है, y की वैल्यू, ठीक है, अल्फा क्या है, x की वैल्यू, बीटा क्या है, y की वैल्यू। जैसे 2,3, 3,4 है ना। अब देखो यहाँ पे आपको ये एक पॉइंट निकालने के लिए, ये पॉइंट आपका इस लाइन पे भी प्रेजेंट होगा, ये वाला पॉइंट हमारा इस लाइन पे प्रेजेंट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। लेकिन अद्वितीय लिख लीजिए शॉर्ट में, चित्र बना लीजिएगा। सवाल नहीं है ये, थ्योरी है, सवाल तो भी आएंगे। ये यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन लिख लेना, ठीक है। इसको सर यूनिक सोल्यूशन, हाँ यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा, जब x और y की वैल्यू क्या होगी, दोनों में प्रेजेंट होगी, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट पॉइंट, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु। लिख लेना यहाँ पर, याद रखना, प्रतिच्छेदन बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है। ये प्रतिच्छेदन बिंदु का, इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। किसको, x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा को, ये जो रिजल्ट आएगा इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब ये जो हल होंगे ये इस लाइन पर भी होंगे और इस लाइन पर भी होंगे, ठीक है ना, यानी दोनों लाइन को क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। आगे लिखो नेक्स्ट, ये पहला हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, इफ टू लाइन्स L1 L2 आर पैरेलल, यदि दो रेखाएं L1 और L2 क्या हो, समांतर। देखिए इफ टू लाइन्स L1 L2 आर पैरेलल, हाँ सेकेंड, इफ टू लाइन्स L1 L2 आर पैरेलल, अगर दो रेखाएं दूसरे को क्या हो, समांतर, L1 L2 क्या हो, समांतर हो। देन इसका ग्राफ बना लीजिएगा। तो आप जानते हैं ये आपका होता है एक्स एक्सेस, ये क्या होता है, वाई एक्सेस, है ना। ये एक्स हो गया भाई, तो एक हमारी लाइन देखो ये जा रही, अब बताना है इसमें, एक लाइन हो गई ये और एक लाइन हमारी हो गई ये। बताओ इन लाइन में कोई कॉमन है पॉइंट, कोई पॉइंट कॉमन है, बताओ इन दोनों लाइन में कोई पॉइंट कॉमन दिख रहा है, यहाँ तो कॉमन दिख रहा है ना, पी पॉइंट कॉमन दिखा, तो एक्स बराबर अल्फा वैल्यू आ गई और वाई बराबर बीटा वैल्यू। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय, ठीक है। लेकिन बताओ क्या यहाँ पर कोई पॉइंट कॉमन है, ये नहीं, L1 L2 लाइन में देखो, ये L1 है, ये L2 कुछ कॉमन है, वाई कहाँ कॉमन है, ये अलग बना, ये L1 हो गया, वो तो
एक्स वाई तो आपका प्लेन हो गया, जहाँ पे हम लोग घूमते फिरते हो तो प्लेन है वो तो सर। ये L1 हो गया और ये क्या हो गया L2 हो गया। बताओ कोई पॉइंट कॉमन है? कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे देयर हैव नो सोल्यूशन। क्या लिखेंगे इसका देयर हैव नो, यानी इसका कोई हल नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या लिखेंगे देयर हैव नो सोल्यूशन। लिख लो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, देयर हैव नो सोल्यूशन। लिख लीजिएगा देयर हैव नो सोल्यूशन, देयर हैव नो सोल्यूशन। अगर देयर हैव नो सोल्यूशन हुआ तो बताओ, अभी हमने थ्योरी लिखवाई थी, देखो देयर बेटा, आपने थ्योरी लिखी थी, आपने लिखा था कंसिस्टेंट, लिखा था, फिर लिखा था इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट में क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, जो संगत होता है विरोधी होता है। कंसिस्टेंट कब होता है, जब उसका एटलीस्ट एक न कोई वैल्यू हो। लिखा है ना क्या, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, बोला ना कम से कम एक सोल्यूशन, यानी उसका कोई ना कोई हल होगा। अगर उसका कम से कम एक सोल्यूशन होगा, जैसे कि एक सोल्यूशन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट को दूसरा नाम क्या, समझो दिमाग को। यहाँ पे आपने लिखा था कंसिस्टेंट के बारे में, लिखा था कंसिस्टेंट में क्या बोला था, एटलीस्ट वन सोल्यूशन बोला था ना, कम से कम क्या हो एक समीकरण, यानी एक हल हो। अगर एक हल होगा तो इसमें आएगा कि नहीं आएगा, इसमें एक हल है। अगर इसका एक हल है तो इसको हमने क्या नाम दिया यूनिक। तो भैया क्या इसका नाम यूनिक नहीं दे सकते, यानी कंसिस्टेंट और यूनिक की कंडीशन एक हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। अब बताओ यहाँ पे कोई सोल्यूशन आया, हमने दूसरा क्या पढ़ा था इनकंसिस्टेंट, जिसमें क्या हो कोई सोल्यूशन ना हो, तो इसलिए कौन सी कंडीशन, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं, यानी हम पैरेलल को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, पैरेलल को क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, और इंटरसेप्ट वाले को क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट। याद रखना सवाल में आपको कुछ भी हो सकता है, जिसमें जब लाइनें मतलब क्रॉस करने का लॉ नहीं, जैसे आपको क्वेश्चन बोलेगा कि टू इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि दो रेखाएं एक दूसरे क्या है संगत हैं, तो आप समझोगे संगत होने का मतलब उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा, यानी ऐसे आएगा। या ऐसे बोलेगा प्रूव दैट टू लाइंस आर यूनिक, सिद्ध करो कि दो रेखाएं क्या हैं अद्वितीय हैं। अद्वितीय का मतलब क्या होगा, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन है, यानी कंसिस्टेंट में भी वही कंडीशन अप्लाई करना है और यूनिक में भी वही एप्लीकेशन अप्लाई करना है। समझ में आया। अगर बोल दिया जाए कि टू लाइंस आर पैरेलल, तो आप कैसे सॉल्व करो बताओ, टू लाइंस आर पैरेलल कैसे सॉल्व करो, उनका कोई सोल्यूशन नहीं आना चाहिए, यानी वो किस में चला जाएगा, ये मेरे कहने का मतलब ना ना सॉल्व करेंगे। इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन हम बताएं कैसे करना है। ठीक है, वो भी नोट करो थ्योरी, देखो बेटा हो गया कंडीशन नोट किया, देयर आर नो सोल्यूशन, लिखना है ना। थर्ड लिखेगा टू लाइंस L1 एंड L2, टू लाइंस L1 एंड L2 आर कोलिनियर, दो रेखाएं L1 L2 संपाती हों, संपाती बोलते हैं कोनिसिडेंट लिख लीजिएगा, संपाती बोलते हैं कोनिसिडेंट, ये लिखा हुआ CONICIDENT या कोलिनियर। ठीक है, दो रेखा क्या कोनिसिडेंट, संपाती हिंदी है, संपाती बता रहे हैं, संपाती मतलब जो एक ही रेखा पर प्रेजेंट करें। समरेख पढ़ा है, अरे ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर प्रेजेंट हो, 1 2 3 4 5 सब एक ही रेखा पर है, इस ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं संपाती। ठीक है, या कोलिनियर यानी संरेख या समरेख जो भी कहना चाहो। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इफ टू लाइंस L1 and L2 are coincident, then infinite solution, देखिएगा यदि L1 और L2 दो संपाती रेखाएं हों, यदि L1 और L2 दो क्या हों संपाती रेखाएं हों, तो इनके अनंत सॉल्यूशन होंगे। तो इनके बहुत सारे सॉल्यूशन क्यों होंगे, अभी तुम खुद ही जान जाओगे, देखना विग्राफ बनाता हूँ, बहुत सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अच्छा संपाती का मतलब क्या हो गया, अब देखो दो लाइंस हैं, बुआ समझना,
कॉन्सिडेंट यानी संपाती मतलब हुआ क्या? सबसे पहले आपने पार्ट में क्या पढ़ा था? सबसे पहले आप क्या पढ़ा? आपने पढ़ा L1, पहली कंडीशन L1 क्रॉस L2, ये तो पढ़ा ना, जिसे हम इस पॉइंट को क्या नाम दिया था? P, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। जब प्रतिच्छेदन बिंदु होगा तो यहाँ पर ये पॉइंट और ये P वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। जब ये P वाला पॉइंट इन दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यानी अद्वितीय हल। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ी? आपने पढ़ा ये आपका L1 हो गया, ये आपका क्या हो गया? L2 हो गया, हो गया। L1 L2 में कोई पॉइंट कॉमन है नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं ना, पैरेलल, या क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसका बोलते हैं समांतर, ये समांतर कंडीशन हो गई, या असंगत की कंडीशन हो गई। ठीक है, और ये आपका कंसिस्टेंट हो गया, ये कंसिस्टेंट हो गया, और दूसरा क्या हो गया? हिंदी में बोलो संगत। ठीक है, ये हमारा पैरेलल कंडीशन या इनकंसिस्टेंट की कंडीशन, असंगत की। तो इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। क्या है? नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं। ये तो मतलब हुआ इसमें कोई हल आएगा ही नहीं। अच्छा, तीसरी आपने क्या पढ़ रहे हैं? तीसरा आपने पढ़ा कॉन्सिडेंट, जिसे बोलते हैं संपाती। अब दो लाइनें संपाती बनाए, देखो कैसे बनाएंगे। ये आपका L1 हो गया, ठीक है। संपाती मतलब होता है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट करे, मतलब जितने पॉइंट है सब एक दूसरे। अब इसमें जो पॉइंट A है वही पॉइंट क्या होगा? L1 L2 में होगा। तो देखो जब एक लाइन दूसरे लाइन संपाती हो, इसका मतलब ये उसके ऊपर चल रही है, इसी के ऊपर चल रही है। ठीक है, L1 है, सुनो इधर, L1 लाइन है, L1 के ऊपर ही क्या चला? L2, यानी L1 भी वही है और L2 भी वही है। दो लाइंस, लेकिन हमको कैसे दिखेंगी? एक जैसे दिखेंगी, जैसे परछाई होती है ना, वैसे ही। जैसे कागज के पन्ने होते हैं, एक दूसरे चिपके होते हैं, लेकिन होते सब अलग अलग, दो लाइन से तीन लाइन, लेकिन सब चिपके। उनको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक संपाती बोलेंगे। अगर संपाती बोलेंगे तो भैया इसमें एक पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। इसमें बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चल रहे, तो एक दूसरे पर चला। अगर हम कागज, जैसे कागज है, ये तो एक दूसरे संपाती है कि नहीं? सेम टू सेम, एक ऊपर रखे आपको पता ही चल रहा, एक पन्ना है कि दो पन्ना है, लेकिन है दो पन्ने। तो इस प्लेट पर जितने पॉइंट होंगे, क्या इस वाले प्लेन पर नहीं होंगे ना? तो इसमें बहुत सारे प्लेन के पॉइंट हो सकते हैं। एक प्लेन में तो हम बहुत सारे, यानी एक रेखा पर तो हम बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हैं ना, तो दूसरी रेखा पे उतने ही पॉइंट निकल आएंगे। तो इसके क्या होंगे? बहुत सोल्यूशन है, जो क्या बोलेंगे? इनफिनिट सोल्यूशन, अनंत। इसके क्या हो जाएंगे? अनंत हल। ये हमारा अनंत हो गया। ठीक, नोट हो गया नहीं? आप लिखेंगे, नोट कर लो, अच्छा नोट कर लो। L1 की वैल्यू क्या लिखी थी? b1 y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी बताओ, L2 की वैल्यू क्या लिखी थी? ठीक है, दो लाइंस हो गए ना। अब इनकी कंडीशन, पहली कंडीशन, पहली क्या था? हल द्वितीय अद्वितीय होगा, यानी क्या मतलब हुआ? यूनिक सोल्यूशन के लिए। अच्छा, यूनिक सोल्यूशन होगा तो और क्या हो सकता है बताओ? अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो और क्या हो सकता है? कंसिस्ट, यानी क्या होगा? संगत, याद रखना, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है भैया, तब देखो सोल्यूशन क्या आएगा आपके पास? A1 upon A2 does not equal to B1 upon B2। ठीक है भैया। अच्छा, दूसरा भैया, कोई हल ना हो, कोई हल नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं? कोई हल ना होने को नो सोल्यूशन। और क्या बोल सकते हैं? नो सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंस,
सर इसको पेड़ बोल सकते हैं। पेयर तो सब में होगा बेटा। इनकंसिस्टेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। कंडीशन देखो क्या आ जाएगी इसकी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तीसरी भैया अनंत हल हो। अनंत की कंडीशन, अनंत को क्या बोलते हैं? संपाती, इनकंसिस्टेंट, है ना। अनंत हल हो यानी क्या होगा? इन्फिनिट सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संपाती। संपाती इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सिडेंट। ठीक है, कंडीशन इसकी क्या आ जाएगी? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नोट कर लो फटाक से। देखो ना, सुनो कैसे सॉल्व करेंगे। आज का जो इक्वेशन दिया हुआ, दो लीनियर पेयर दिए होंगे। पहला दिया आपके पास 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0। फिर क्या दिया होगा? 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। कह दिया जाए दिस सोल्यूशन आर कंसिस्टेंट। मतलब क्या है? ये दोनों जो समीकरण है ये क्या है? संगत समीकरण, ऐसा आपको बताया गया है। तो इसको संगत समीकरण के लिए हल करो, क्या ये वाकई में संगत समीकरण है या नहीं, यानी कंसिस्टेंट है या नहीं। तो कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है? देखो लिखी होती है। तो सबसे पहले आपने जो लाइन लिखी थी, लाइन का फॉर्म क्या लिखा था? लाइन का फॉर्म क्या लिखा था? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी लाइन का फॉर्म क्या लिखा था? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लिखा था। अब देखो x के कोएफिशिएंट में यहाँ क्या है? a1, तो यहाँ क्या लिखा है? 2। तो a1 का मान कितना आया? 2। इसी प्रकार b1 का मान कितना आएगा? 1, क्योंकि यहाँ 1 माना जाएगा। और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6। इसी प्रकार a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। हमको क्या कह रहा है कि हमको दिखाना है क्या ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, यानी संगत है, अद्वितीय है, कुछ भी कह सकता है। प्रूव करो दिस इक्वेशन आर यूनिक। सिद्ध करो कि दोनों समीकरण क्या है? अद्वितीय हल है, या संगत है, या कंसिस्टेंट है, ठीक है, या यूनिक है। तो कंडीशन क्या होती है? देखो क्या होती है कंडीशन? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए? a1 अपॉन a2 का मान निकालो। a1 अपॉन a2, a1 का मान 2/4 आएगा, काटा कितना आया? 1/2। फिर बताओ b1 अपॉन b2 निकालो बेटा, कितना आएगा? 1 अपॉन -2। बताओ क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? नहीं है। तो ये क्या करा दो, जब ये क्या लगा है यहाँ क्या लिखा है? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अतः लिखेंगे सो दिस इक्वेशन सोल्यूशन इज यूनिक। अतः इनका जो हल है वो क्या है? अद्वितीय है, संगत है, कंसिस्टेंट। बस समझ में आई? नहीं समझ में आई? आगे सर ऐसे आपको सवाल आएगा 2 या 3 नंबर में। यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है 2x माइनस 3y बराबर 5, इसको पहले रीअरेंज कर लेना, इसको उठा के इधर ले आना। क्या बन जाएगा? 2x माइनस 3y माइनस का 5 बराबर 0। बताओ ये इक्वेशन क्या लिखिए? 6y माइनस 4 क्या आएगा? 6y माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0। कह रहा है प्रूव दैट दिस इज नो सोल्यूशन, इसका कोई भी हल नहीं है। हमको सिद्ध करके दिखाना है कि इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है। तो बताओ देयर हैव नो सोल्यूशन। कंडीशन क्या है? देयर हैव नो सोल्यूशन की। देखो क्या लिखा होगा? कोई हल नहीं का। देखो लिखा है नो सोल्यूशन। क्या कंडीशन होती है? a1 अपान a2 बराबर होना चाहिए b1 अपान b2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1 अपान c2 के। तो सबसे पहले बताओ ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a1 का मान 2, b1 का मान -3, c1 का मान -5। फिर बताओ a2 का मान 6, फिर b2 का मान -4 और c2 का मान -3। तो हमारी कंडीशन क्या होती है? दो कंडीशन लिखी है। a1 अपान a2 का मान निकालो। a1 अपान a2, a1 का मान कितना है? 2, a2 का मान यहाँ पर 4, 6 है। अच्छा 4 है सर, 4 है, x लगा है ना वहाँ पे 4x। कहाँ? देखिए ये 4x है भाई साहब a2 अपान 6 हुआ कितना आया? 1/3 आया। फिर बताओ b1 अपान b2 निकालो। b1 अपान b2, b1 का मान कितना है? -3, b2 का मान कितना है? -4 है ना। कट गया बेटा, कितना आया? 3/4 आया। फिर बताओ इसका यहाँ क्या है? c1 अपान c2, c1 अपान c2 का मान, c1 का मान कितना है? -5 अपान -3 कैंसिल हो गया। देखो
हाँ तो प्लस हो क्या आया, तो यहाँ पे क्या आया 1/3, यहाँ कितना आएगा 3/4, यहाँ कितना आया 5/3, जो डज नॉट आया कि नहीं आया, आया। देखो यहाँ पर डज नॉट आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, ये आपका तो सोल्यूशन हो गया, कम गया। सर x के x कोएफिशिएंट है मैं इसमें सेकंड ऑफ पहले अरे यार ये यहाँ पर तो आ रहा है, निकाल लो ना इधर, वही तो बोल रहे जल्दी आप बोलो पंचा मतलब पानी खटा ना तो वाटर टेक दोगे, ऐसा करोगे। इस टाइप से आपको कर लेना, कर लोगे तब भी A1 का मान 2 ही आएगा सर। हाँ वो आएगा भाई, तब ठीक है आपको कर लेना है, कर लोगे ना इसे, इस टाइप से आपको लिख के आएगा। आंसर तो वही आ रहा है अब ग्राफ वाले हम कल बता देंगे आपको, चलो।